नमस्कार, जोहार। मैं निशा नायक। आप सभी देख रहे हैं जीटी रोड लाइव। तनाव है, तनाव है, तनाव है। बंगाल में चुनाव है। राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों का सर एस यानी कि SIR ने भन्ना दिया है, चकरा दिया है। वोटर लिस्ट से किसी का माँ का नाम गायब है, तो किसी बहन का, तो किसी भाई का। ऐसे लाखों लोगों में नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने देश के विकास में अलग अलग ढंग से अपना योगदान दिया है। लेकिन चुनाव आयोग की चली अनठिकानी लाठी से ये भी नहीं बच सके। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भड़के हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने चेतावनी दी थी कि कोई भी झारखंडियों से उनका अधिकार नहीं छीन सकता है। उन्होंने अपनी पार्टी JMM के लोगों को सतर्क रहने और आम लोगों को जागरूक करने की ताकीद की थी। इस दरमियान जाने माने अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता परकाला प्रभाकर ने रांची में आकर आंखों की पट्टी ही खोल दी। चलताऊ मुहावरे में कहे तो उन्होंने बम फोड़ दिया है। कहा कि SIR एक तरह का रक्तहीन राजनीतिक जनसंहार या इंग्लिश में कहे तो ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड है। बता दें कि परकाला प्रभाकर मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति है। पत्रकारों से बातचीत में परकाला ने कहा कि SIR परिसीमन और जनगणना, इस तीनों के माध्यम से देश की राजनीतिक संरचना को बदलने की एक प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हेमंत सोरेन के लिए ये वीडियो सुनना बेहद जरूरी है। चलिए सुनिए आखिर परकाला ने कहा क्या है, जिससे बवाल मचा हुआ है। पहला चीज ये है कि ये SIR का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं, इसके बारे में अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय नहीं लिया है। फिर भी निर्णय नहीं लेने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे देश में लागू किया है। अब तक 10 राज्य में और 3 यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है, हो गया, और बाकी भी हो जाएंगे। इससे पहले तो ये उम्मीद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ निर्णय देगा। निर्णय नहीं है, फिर भी लागू है। ये बहुत ही रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड ये निर्णय नहीं आने से बावजूद अभी इस फेज में जब अब तक जो हुआ SIR, इसके वजह से 6.5 करोड़ लोग उनका वोट अधिकार खो गए। और ये 6.5 करोड़ लोग, आप छोटा नंबर मत समझिएगा, ये है, आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दुनिया में 80% से ज्यादा, कम से कम 80% देश ऐसी देश है जिसमें 6.5 करोड़ या उससे कम आबादी है। और ये पूरा प्रक्रिया होने तक, पूरे देश में होने तक आपको मिलेगा 16.5 करोड़ पीपल विदाउट वोट इन दिस कंट्री। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कई देशों का आबादी को आप ऐसी पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं। बस इसका मतलब यह है। तो एंड ऑफ द एक्सरसाइज 16.5 करोड़ पीपल विल बी लूजिंग देयर राइट टू वोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ग्रेट। अच्छा, ECI का एक मैन्युअल है, वोटर लिस्ट को कैसा आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं, ये रिवीजन है, ये बिल्कुल नया वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं, ये रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि आपके पास एक वोटर लिस्ट है और इसमें से किसको निकालना है, कौन है, कौन नहीं है, कौन एब्सेंट है, कौन एब्सेंट नहीं है, कौन इधर से चले गए हैं, कौन मर चुके हैं,
कौन हमारे नागरिक नहीं है, ये है। लेकिन ये लोग अभी जो कर रहे हैं, ये रिविजन के नाम पर नया वोटर लिस्ट बना रहे हैं। इसलिए बंगाल में अभी 28 करोड़ लोग जिसने 26 में वोट दिया है, उनका एलिजिबिलिटी या ना एलिजिबिलिटी, इसके बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को वोट नहीं करने दिया। इसका क्या मतलब है? उनका नाम पुराना वोटर लिस्ट में है। अगर आपका नया जो वोटर लिस्ट लगा रहे हैं उसमें नहीं तय किया आपने, न कर पाया, उसका जिम्मेदारी उन लोगों का नहीं है ना, आपका है। फिर भी उनको वोट नहीं करने दिया आपने, इसका क्या मतलब है? आप पुराना वोटर लिस्ट अभी जिंदा है या नहीं जिंदा है, वो तो बोल रहे हैं। रिवीजन है, अगर रिवीजन है तो ये एक्सरसाइज तो वो जिंदा रहना चाहिए। रिवीजन नहीं है, वो मर गए। हम तो नया वोटर लिस्ट बना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन नया वोटर लिस्ट तो नहीं है, नहीं है, ये रिवीजन है बस। और एक झूठ बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ऐसी एक्सरसाइज 202, 203 में हम किए थे, ऐसे बोल रहे थे ना। लेकिन हम जिंदा थे, हम वोटर थे 203 में, 202 में, 204 में। लेकिन आप देश में किसी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे उम्र का या 202, 203 में जो वोटर रहे थे, उससे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप में से कम एक वोटर इतने सारे दस्तावेज लेकर के किसी दफ्तर में जाके आपका एलिजिबिलिटी साबित किया क्या? नहीं किया ना। तो इसका मतलब क्या है? अभी जो चल रहा है SIR, ये वो जो आप बता रहे हैं पहले किए थे, इसका और उसका संबंध भी नहीं है। और देखिए, ये गलती हम नहीं करना चाहते, नहीं करने का है। ये गलती ये है कि SIR से किस पार्टी को मुनाफा मिलेगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, इसके बारे में मत सोचे। एक पार्टी को मुनाफा मिल सकता है, एक पार्टी को नुकसान मिल सकता है, लेकिन एक इलेक्शन मिल सकता है, 2 इलेक्शन मिल सकता है, लेकिन इसका और गहरा कॉन्सिक्वेंसेस है इसका। ये क्या है? ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद आपको भारत पे 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक वोट अधिकार के साथ होंगे, दूसरा वोट अधिकार खोए होंगे। दोज विथ फ्रैंचाइज, दोज विदाउट फ्रैंचाइज, दोज विथ वोटिंग राइट्स, दोज विदाउट वोटिंग राइट्स। 2 तरीके के लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये है, कुछ लोग हमारे सियासत में भाग ले सकते हैं, कुछ लोग हमारे सियासत में भाग नहीं ले सकते। कुछ लोगों को हम सियासत में शामिल करेंगे, कुछ लोगों को बाहर रखेंगे। इसका नतीजा ये है, ये गहरा नतीजा है। एक इलेक्शन ये हारेंगे, एक इलेक्शन वो जीतेंगे, ये तो ठीक है, चलेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये है कि 2 तरीके के इंडियंस होंगे देश में, 2 तरीके के भारतीय होंगे हिंदुस्तान में। एक वोट अधिकार के साथ, एक वोट अधिकार नहीं, खो गए किया। और इसका मतलब यह है कि कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होंगे, कुछ लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स होंगे, कुछ लोग हमारे देश में सब पा सकते हैं, कुछ लोग हमारे सियासत में कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ आप चाहे तो इधर ही रहिए, नहीं तो चले जाइए। आपको पूरा अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि बिहार में हमारे दोस्तों ने जिक्र किया, बिहार में बहुत लोग वोट अधिकार खो गया, अभी बंगाल में खो गया, अभी तमिलनाडु में खो गया, अभी केरला में खो गया, पांडिचेरी में खो गया, मध्य प्रदेश में खो गया, डिलीशन हो गया ना। लेकिन
अब ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जब तक चुनाव होंगे, चुनाव के दौरान इसके बारे में बहुत लोग, हम सब लोग चर्चा करेंगे। आप बिहार का उदाहरण देखिए, बिहार में चुनाव होने के बाद वो 63 लाख लोगों को वोट अधिकार हो गया है। इसके बारे में कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है। यही होगा बंगाल में, यही होगा तमिलनाडु में, यही होगा पांडिचेरी में, यही होगा मध्य प्रदेश। तो जो लोग वोट अधिकार खो रहे हैं, इसके बारे में कौन बात करेंगे? तो इसका मतलब इसका मतलब ही नहीं है हमको, हमारे राजनीति को, हमारे राजनेता को, हमारे सियासत को, ये जो लोग वोट अधिकार खो रहे हैं उसका मतलब नहीं है क्या? तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सियासत का जो नेचर है, इसका स्वभाव है, इसको पूरा तरीका से बदलने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये SIR का मतलब ये है कि कुछ लोगों को आप बाहर नहीं कर सकते। हमारे असम का माननीय मुख्यमंत्री ने तो बहुत खुल के ये बात बताया कि देखिए, मैं उसको बाहर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसी माहौल में पैदा कर रहा हूँ, वो लोग खुद भाग जाएंगे इधर से। तो यही है ना, ये ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहने से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका इतना बदलाव आ रहा है हमारे सियासत में, उनका नेचर में। कुछ लोग बात ही नहीं कर सकते, कुछ लोग हक नहीं है, टैक्स पे GST कर रहे हैं, सेल्स टैक्स उनको पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं पे कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ कर रहे हैं ना। तो सब कुछ कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं सरकार को, लेकिन अधिकार नहीं। तो ये नतीजे में हम पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को, अभी जो हमारा रीना ने बोला था कि कुछ लोगों को आप बाहर नहीं कर सकते, नहीं बाहर कर रहे हैं, उनको मार भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, अगर आप नागरिकों को नहीं मार सकेंगे, नहीं बाहर कर सकेंगे, तो आप नागरिकता को, आपका वोट अधिकार, उसको हनन कर रहे हैं, उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो आप सिटीजन को नहीं खत्म कर सके तो आप सिटीजनशिप को खत्म कर रहे हैं। तो व्हाट दिस मीन्स इज यू आर इंडल्जिंग इन ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड। इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रक्त रहित राजनैतिक खूनी हो रहा है नागरिकों के साथ। इसके बाद में जैसे बोला, दो तरीके के हिंदुस्तानी मिलेंगे आपको। एक हिंदुस्तानी के पास वोट होगा, एक तरफ हिंदुस्तानी के पास, एक तरफ हिंदुस्तानी के पास वोट है। और आज हम लोग इसी के साथ कुछ सर, ऐसा ही अर्सा आपने बताया कि खतरा ऐसा लिखा गया, इससे लड़ने का उपाय ऐसा है। तो SIR में जैसे कि कुछ ऐसी कोई पॉजिटिव भी है कि नहीं आपके हिसाब से? अगर नहीं है तो क्या है मतलब? अच्छा देखिए, SIR कैसा मार्केटिंग हो रहा है, जैसे कि आपको एक फेस क्रीम का मार्केटिंग हो रहा है ना, आप इस्तेमाल किए तो आप चमकेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक। कुछ लोग चमकेंगे, कुछ तो फायदा होगा किसी से। आप मिट्टी से भी कुछ तो फायदा होगा, अब मिट्टी आप मुंह में कर लीजिए, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? SIR में आप देखिए, हमको या अगर मंच पे बैठे हैं, हम सब में से किसी को आप जो मृत्यु हो गए उसका नाम आप डिलीट कर लीजिए, हमको एतराज नहीं है। जो इधर से चले गए उसको डिलीट कर लीजिए, हमको एतराज नहीं है। आप शिफ्ट हो गए, आप एतराज नहीं है। आप अगर आपको एक विदेशी मिल गया, ठीक है, छोड़ दीजिए, हम कितना कहा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं?
ये आपको दिखा आप जिसको डिलीट कर रहे हैं, जिसको डिलीट कर रहे हैं, आप खास तौर पर टारगेट करके आप माइनॉरिटी को डिलीट कर रहे हैं, ईसाई को डिलीट कर रहे हैं, मुसलमानों को डिलीट कर रहे हैं, आप डिलीट कर रहे हैं आदिवासियों को डिलीट कर रहे हैं, आप डिलीट कर रहे हैं दलितों को डिलीट कर रहे हैं। आप ज़्यादा देखिए, आप बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, जहाँ जहाँ हुआ देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, कौन सी लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट हो रहा है। मुस्लिम लोग डिलीट हो रहा है, ईसाई लोग डिलीट हो रहा है, आदिवासी लोग डिलीट हो रहा है, दलित डिलीट हो रहा है, और गरीब लोग हैं ना, वो उनके पास कुछ कागज नहीं है, वो कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ दफ्तर में कुछ भी आप लिख के दे सकते, नहीं दे सकते, कोर्ट के पास नहीं जा सकते, उन लोगों का डिलीट हो रहा है। और इसमें से ज़्यादातर महिलाओं को डिलीट हो रहा है। तो आपको, मैं जैसे बोला था, आपको मिलेगा ये सब लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं रहेंगे कल से। तो अगर इसमें से आपको 10-15 जो मर गए हैं वो भी नाम हो सकता है, आपको 2-4 शिफ्ट हो गए उनके भी नाम हो सकता है, लेकिन आपका मुनाफा उसमें ज्यादा नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है सर, SIR में बीजेपी एनडीए कहती है कि जब वो लोग विरोधी जीतते हैं तो ईवीएम और SIR पे कार्ड नहीं थोपते, ऐसे थोपते हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे, आपका क्या तर्क है? देखिए, मैं इसीलिए बोला था, आप इसको इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में मत देखिएगा। इलेक्शन आपका देखिए, हमारे जैसे लोगों को अगर एक पार्टी जीता एक पार्टी हारा क्या हो सकता है, हमको ये मतलब है कि नागरिकों के ऊपर इसका असर क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस मैं जो सोच रहा हूँ आपके सामने में रखा, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म में एक पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, एक पार्टी को नुकसान हो सकता है। देख, ये नुकसान होगा, वो ये पार्टी बात बोलेंगे, हमको कुछ नहीं इसमें से, लेकिन इसमें से ये देखना है कि आप किसको डिलीट कर रहे हैं, क्यों डिलीट कर रहे हैं, उनका देखिए हमको। और आप एक चीज आप देखिए, हमको हमारा सिस्टम ये है कि अगर आप महिला या पुरुष, अगर आप इस धर्म का है उस धर्म का है, अगर आप ये भाषा बोलते हैं वो भाषा बोलते हैं, अगर इस प्रांत का है उस प्रांत का है, छोड़ दीजिए। अगर आपका उम्र 18 साल है, आप टैक्स दिया नहीं दिया, आप पढ़े या नहीं पढ़े, आपके पास डिग्री है या नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं है हमारे जीवन में। अगर 18 साल है आप उम्र का, तो आप वोट करें। इसका मतलब यह है कि एक राज्य में अगर 100 लोग 18 साल और 18 साल से ज़्यादा है, तो वो सब लोग वोटर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है, आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका कुल मिलाकर उसका नंबर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर 99 है तो ठीक है, एक छोटा सा गलती हो सकता है, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन 100 से अगर वो 70 में उतरा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप जानबूझ करके आपने टारगेट करके कुछ लोगों को आपने डिलीट कर दिया, तो इसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहिए। एक दूसरा, कैसा खड़ा होना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन ये बात ही सार्वजनिक कर रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा। ये है कि इलेक्शन कमीशन मैनुअल में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप वोटर रोल रिवीजन करना है तो 2 क्लॉजेस है उसमें। एक क्लॉज है कि वार्ड सभा और ग्राम सभा आपको आमंत्रण करना चाहिए और लिस्ट लेना चाहिए। देखिए, एलिना है क्या? एलिना है तो रखिए, पर नहीं तो काट लीजिए। आप
आप पब्लिकली इसको पढ़ के, ये है इसी मैनुअल में ये है, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, आप अब से आप कहीं भी एसआईआर करना चाहिए तो आप कमरे में बैठ के मत कीजिए, एआई का या एल्गोरिदम मत यूज कीजिएगा, आप बाहर आइए, ग्राम सभा कीजिए, वार्ड सभा कीजिए, उधर कीजिए। अगर उनका ऐसा करने का क्या बोलते हैं साहस है, धैर्य है, तो इससे नुकसान नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो सबके पास होगा, सबके पास सबके सामने ही होगा, तो सबके सामने कीजिए, ट्रांसपेरेंटली कीजिए, आपका इसे मैनुअल में क्या क्या है उसके मुताबिक कीजिए, ये डिमांड है। सर, परिसीमन की विविध चुनौतियां आपने लिखा है, तो इसमें परिसीमन के दुष्प्रभाव, अभी तो परिसीमन हुआ नहीं है, होने वाला है, तो आपको पहले से दुष्प्रभाव अगर पता चल गया तो क्या है? मतलब ये है कि देखिए, आप एसआईआर एक भाग है और सेंसस दूसरा है और परिसीमन तीसरा है। ये तीनों के साथ ये एक को मजबूत करता है। परिसीमन एसआईआर को मजबूत करती है, एसआईआर परिसीमन को मजबूत करती है, एसआईआर सेंसस को मजबूत करती है, सेंसस एसआईआर को मजबूत करती है, ये दोनों फिर परिसीमन को मजबूत करती है। इस तीनों से ये सियासत का पूरा नेचर को बदलने के लिए एक बड़ी कोशिश आज जारी है देश में। इससे हम लोग सतर्क रहना है। आखिरी सवाल और अच्छा, एक क्या करेंगे, एक सवाल जिससे भी आगे नीचे उसको। एसआईआर जब हो रहा है तो मकान का भी गिनती हो रहा है, तो क्या एसआईआर जो लोग करने जा रहे हैं उनको वोटर लिस्ट सिर्फ चेक करना है कि मकान भी गिनती करना है? देखिए, और मकान फिर क्यों गिन रहे हो? देखिए, एसआईआर कौन कर रहा है? ईसीए कर रहे हैं। ईसीआर इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार नहीं है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, कौन वोटर लिस्ट में रह सकते हैं, कौन नहीं रह सकते हैं। ये तय करने का, ये निर्णय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, संविधान में नहीं है, कहीं रूल में नहीं है। अभी ये चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो तय नहीं किया, इसके बावजूद ये चल रहा है। ये बिल्कुल इलेजिटिमेट काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। अगर आप ये मकान का गिनती चल रहा है, इनका काम नहीं है ना, ये सेंसस का काम है। तो सेंसस का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों कर रहा है? नागरिक कौन है, नागरिक कौन नहीं है, ये तय करना इसी का काम नहीं है। ये इसी क्यों कर रहा है? ये फंडामेंटल सवाल है। ये फंडामेंटल सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, इसका डिसीजन नहीं हुआ। आखिरी सवाल सर, एसआईआर में जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो एसआईआर अभी बंगाल चुनाव सिर पे है और झारखंड में भी चुनाव होगा आगे हर स्टेट में, तो इससे क्या बुराई है जो दिखने को मिलेगी? एसआईआर से क्या हमें अलग करना है? मैं बोल चुका हूँ, एक नतीजा ये होगा कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में कुछ पार्टियों को फायदा मिलेगा, कुछ पार्टियों को नुकसान मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म का ये है, हमको ये पूरा होने के बाद में जैसे बोला था, ये पूरा प्रक्रिया खत्म होने तक आपको भारत में 16.5 करोड़ लोगों के पास वोटिंग अधिकार नहीं है। क्या सर, जो एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया से लोकतंत्र बच सकते हैं? इसको मतलब इसका प्रश्न इसको नहीं तो 16.5 करोड़ लोग डिसएडवांटेज हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद आपको भारत में दो तरीका
दो तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक वोट अधिकार के साथ, मतलब फ्रैंचाइज के साथ, और दूसरी तरीके के लोग वोट अधिकार बिना, विदाउट फ्रैंचाइज। तो कुछ लोगों के पास फ्रैंचाइज होगा, वोट होगा, कुछ लोगों के पास फ्रैंचाइज नहीं होगा और वोट नहीं होगा। इसका मतलब ये है, आपका प्रश्न अब देखिए, अभी बंगाल में 93 लाख का वोटिंग राइट तो चले गया, गलती से चले गया, ठीक से चले गया, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतने लोगों का वोट अधिकार नहीं है वो दिया, घोषित कर दिया। ना घोषित 28 लाखों का घोषित नहीं हुआ है, ठीक है, 28 लोगों का एडजुडिकेशन नहीं हुआ। तो फिर भी एडजुडिकेशन ना होने के बावजूद भी उन लोगों को वोटिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो अब देखिए, आप एक सवाल आप मेरे को जवाब दीजिए। अगर एक समाज में 100 लोग हैं, ये 100 लोगों के पास वोट है, अगर इसमें से सिर्फ 80 लोग वोट कर सके तो ये लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र है या नहीं? नहीं ना। तो अगर लोकतंत्र को इस देश में खतरा पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, यही नुकसान है। अगर एक वोटर भी एलिजिबल है लेकिन इसका वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो लोकतंत्र पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। उस लोकतंत्र में लोकतंत्र को चोट लगा हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, लोकतंत्र खत्म हुआ है। इस पे दो राय नहीं है मेरे पास, एक ही है कुछ। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो किस लोकतंत्र का कल्पना कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन में मैं जैसे बोला ना, वो इतना लिमिटेड लोकतंत्र है। मैं ऐसे बोला, इतना आबादी है, इसमें से इतना आबादी के पास ही वोट अधिकार है, इतना आबादी के पास वोट अधिकार नहीं है। तो सिर्फ पूरा सियासत इसमें भाग लेंगे कुछ लोग, बहुत लोग भाग नहीं लेंगे। तो आप अगर इसको आप लोकतंत्र मानेंगे तो हम तो उससे सहमति नहीं, ये लोकतंत्र नहीं कह सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? अभी देखिए, अब तक आपको लोकतंत्र का जो हमारे कल्पना है, आपका कल्पना है, शायद आपका कल्पना नहीं है कि अब तक जो होते रहा, ये इसमें से वोटर निर्णय करते थे सत्ता में कौन बैठे, है ना। हमारा लोकतंत्र का मतलब ये, तो ये SIR के जरिए से ये हो रहा है, वो सत्ता में जो लोग बैठ रहे हैं वो लोग तय कर रहे हैं वोटर कौन रहेगा। आप रहेंगे नहीं, अरे थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं आप ठीक है, आप दोनों ठीक है। ये कौन कर रहे हैं? सत्ता में लोग कर रहे हैं। हम पहले क्या करते थे? हम डिसाइड करते थे, हम निर्णय करते थे, ये सत्ता में जा सकता है, ये हमारे संसद में बैठ सकते हैं, ये सभा हमारे विधानसभा में ये बैठ सकते हैं, ये हम करते थे। अभी कौन वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग तय कर रहे हैं ना। इसको लोकतंत्र बोल सकते हैं। सर आखिरी सर, आपके हिसाब से क्या रेगुलेटरी मेजर्स नहीं आनी चाहिए? SIR अगर लागू हुआ आपके ढंग से तो कैसे लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? SIR लागू अगर आप SIR करना है, अच्छा देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं। अगर इस देश में सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर एक मुद्दा बना है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ। कहाँ?
असम में है ना, आप सब जानते हैं। तो असम में आप सारे देश में आप SIR लागू है, SIR असम में क्यों नहीं लागू है? आपको SIR असम में नहीं लागू है, सिर्फ असम में SR लागू है। इसका मतलब स्पेशल रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन असम में नहीं लागू हुआ है। इसका मतलब ये है कि घर घर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स पहुंच के आपके घर में, अच्छा आप है और अच्छा 18 ऊपर इस साल कोई आ गया क्या आपके घर में, तो उसको मैं इंक्लूड करूँगा, ऐसा करके किया ना। इसका ये करने के बाद असम में जो लोगों को डिलीशन हुआ, आपको मालूम है संख्या कितना है? सिर्फ 2, सिर्फ 2 असम। और बंगाल में 93 लाख, तमिलनाडु में 97 लाख, केरला में 24 लाख, जी मध्य प्रदेश में 45 लाख, गुजरात में 53 लाख। ये कैसा हो सकता है? तो जहां नागरिकता एक मुद्दा बने के इतना कंट्रोवर्सी हुआ, उसमें SR किया और बाकी राज्यों में SIR बनाए, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? को याद है क्या 2002 में या 2003 में कोई दस्तावेज लेकर के एक दफ्तर के पास जाके हम एलिजिबल है ऐसा साबित करने का किसी को याद है? नहीं। करोड़ों लोग गए, करोड़ों लोगों का हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं किया। वो लोग आके ठीक करके चले गए। ऐसा क्यों नहीं? आप ऐसा कीजिए। अगर और एक तरीका में बताया कि आपने वार्ड सभा बुलाइए, ग्राम सभा बुलाइए, ट्रांसपेरेंसी सबके सामने आप कीजिए, हम कितना नहीं। आप देखिए एक बात आप याद में रखिए कि अगर कोई मर गया, उनको इलेक्ट्रल रोल से निकालने के लिए कुछ आपत्ति नहीं, नो ऑब्जेक्शन। आप कोई इधर से चले गया, उसका निकालने में मेरे को कुछ ऑब्जेक्शन है। कोई बाहर से आया, इधर ही वो बोले ना घुसपैठ, या अगर आपको कोई मिलेगा तो दिखाइए, हम क्यों आप उसको ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन आप वो मार्केटिंग करके, वो दिखा के आप 97 लाख, 94 लाख, 93 लाख, 24 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये क्या करते हैं? आप 18 साल या उससे ज़्यादा जितने लोग हैं एक प्रांत में, एक राज्य में, पूरे देश में, उतना ही देश में, प्रांत में, राज्य में वोटर होना चाहिए। बस। सर झारखंड जैसे राज्यों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली झारखंड में देखिए आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कम दस्तावेज होंगे, प्रोबेबली नहीं होंगे, और दलित लोग हैं उनके पास ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत लोग पलायन में हैं उनके पास भी नहीं होंगे। तो झारखंड में मेरा डर ये है कि बहुत लोगों का वोट अधिकार छीने जा रहा है। ये तो है, मैं बहुत डर है इसीलिए मैं खास करके इधर आया हूँ साथियों से मिलने के लिए कि तैयारी हो जाइए। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिएगा, आप सिविल सोसाइटी से आप तैयार हो जाइए, सब लोगों को तैयार कीजिए कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर और इधर CEO जो होता है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उनके ऊपर दबाव लाइए कि वो जनसभा कीजिए, वार्ड सभा कीजिए, नगर में, शहर में, और बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट के रूप में आप अगर कुछ मर गए लोगों को निकालना है, चले गए लोग उनको निकलना है तो कर लीजिए, उसका हमको इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मेरा डर ये है कि झारखंड में झारखंड के ऊपर बहुत ही असर पड़ेगा। साथियों, वीडियो सुना आपने, पैरों तले जमीन जरूर खिसक गई होगी, पर काला ख्यात एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी की जयंती पर
रांची नामको में स्थित बगीचा में 2 दिनों तक चले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, जिसका आयोजन झारखंड जन अधिकार महासभा और बगीचा ने मिलकर किया था। अब हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन एक आग्रह है, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।